हेलो एवरीवन, विधरणा कंसेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर की 4th क्लास, जिसमें हम जून 2026 की करंट अफेयर कवर करवाएंगे। तो अब तक हमने 3 क्लासों में जून 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 2026 की करंट अफेयर कवर कर ली है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम आगे चलते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, रुमेश थरंगा हाल ही में भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे खिलाड़ी एशियाई खिलाड़ी बने हैं, वह किस देश के हैं? तो वो हैं श्रीलंका के। ठीक है, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं रुमेश थरंगा, जिन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया है जैवलिन थ्रो में। ठीक है, जो जैवलिन थ्रो है, ठीक है, जैवलिन थ्रो को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? 1908 में। ठीक है, और सबसे ज्यादा जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड किसके पास है फेंकने का सबसे लंबा? तो वो है एम जलोनी। ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी थे, चेक गणराज्य। ठीक है, इन्होंने कितना लंबा भाला फेंका है? 98.48 मीटर। ठीक है, और जैवलिन थ्रो में भारत का पिछले ओलंपिक और उससे पिछले ओलंपिक में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है, जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, हरियाणा के पानीपत जिले से। ठीक है, इन्होंने 2020 ओलंपिक थे, ठीक है, इनमें गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और इससे अगले ओलंपिक 2024 में, जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, और एक खिलाड़ी थे अरशद नदीम। ठीक है, इन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, 2024 के जैवलिन थ्रो कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और जो 4 खिलाड़ी हैं एशिया में जिन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा पार किया है, तो इनमें से सबसे लंबा भाला फेंका है इसने अरशद नदीम ने। ठीक है, 92.97 मीटर। ठीक है, एशिया में सबसे लंबा भाला फेंका है अरशद नदीम ने, और वर्ल्ड में सबसे लंबा भाला फेंका है एम जलोनी ने, चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 98.48 मीटर लंबा भाला फेंका था। ठीक है, और जो अब बात हो रही है कि ओलंपिक की, तो 2 आने वाले ओलंपिक कहां पर होंगे, उनको नाम दिया गया है LA28। तो ये होंगे यूएसए के अंदर। ठीक है, यूएसए के लॉस एंजल्स में। ठीक है, ठीक है, एक शहर है लॉस एंजल्स। तो वहां पर ये जो ओलंपिक हैं, आने वाले ओलंपिक, वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो अब बात आ गई कि भारत ने ओलंपिक में पहला मेडल कब जीता? तो ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीता था, ये जीता था 1928 में। ठीक है, ये हॉकी टीम थी हमारी। 1928 के अंदर भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। फिर जब भारत स्वतंत्र हो गया 1948 में, ठीक है, भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, उसके बाद फिर अकेले व्यक्ति की प्रतियोगिता में
2008 के अंदर 2008 में अभिनव बिंद्रा, ठीक है, इन्होंने निशानेबाज थे, ये शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और पहले एथलीट कौन थे जिन्होंने, पहले एथलीट थे नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता 1928 के अंदर हॉकी टीम ने, और फिर जब भारत स्वतंत्र भारत हो गया 1948 में, फिर गोल्ड मेडल जीता 1948 के अंदर। और पहले खिलाड़ी जिन्होंने एकल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता वो है अभिनव बिंद्रा, और पहले एथलीट जिसने गोल्ड मेडल जीता वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विभाग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है केरल, ठीक है। केरल राज्य ने पहला AI का डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है। तो केरल की राजधानी क्या है? कैपिटल तिरुवेंद्रम, ठीक है। और सीएम कौन है केरल के? केरल के सीएम है वीडी सतीशन, ठीक है। और केरल के अंदर कौन सी पार्टी वो है सरकार में है? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो केरल की राजधानी क्या है? कैपिटल त्रिवेंद्रम, और सीएम कौन है? वीडी सतीशन। और कौन सी पार्टी है केरल के अंदर? इंडियन नेशनल कांग्रेस। केरल के अंदर अब तक सरकार, इससे पहले सरकार थी लेफ्ट की, ठीक है। यहां पर दो गुट हैं, एक है LDF और दूसरा है UDF, ठीक है। LDF और UDF, ठीक है। LDF का मतलब है LDF और UDF का मतलब है, ठीक है। LDF में क्या है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। और यह है UDF है यूनियन डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। और इस UDF के अंदर सरकार है, कौन कौन सी पार्टी है? INC और AIUM, ठीक है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम यूनियन पार्टी है, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसके अंदर है CPI और CPIM, ठीक है। जो CPI पार्टी है ये भारत में कब बनी थी? ये इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, ठीक है। 1926 में। और इसके बाद जब ये 1964 में CPI से अलग होकर CPIM का गठन किया गया, ठीक है। तो केरल के अंदर दो फ्रंट हैं जो सरकार बनाते हैं। इससे पहले LDF की सरकार थी और वर्तमान में किसकी सरकार है? UDF की, ठीक है। UDF में इंडियन नेशनल कांग्रेस और छोटे छोटे दल हैं, और ऐसे ही LDF में CPI मेन पार्टी है और CPIM उसके साथ है, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ठीक है। और बीजेपी की पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 1980 से पहले जो बीजेपी पार्टी थी वो जनसंघ के रूप में कार्य करती थी, ठीक है। जनसंघ की स्थापना किसने की थी? जनसंघ की स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व महासागरीय दिवस 2026 दुनिया भर में निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 जून को, ठीक है। विश्व महासागरीय सागर दिवस। इससे पहले हमने एक दिवस पढ़ा है 5 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और 8 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस, ठीक है। तो बात आती है महासागर पर।
विषुव महासागर पर। तो विषुव अपने कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है, इसका ट्रिक है PAISA। ठीक है, पैसा। पी से बनेगा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ए से बनेगा अटलांटिक। ठीक है, आई से बनेगा इंडियन ओशियन, और एस से बनेगा साउथर्न ओशियन। ठीक है, और ए से मिलेगा आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखनी है कि विश्व में कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। पहला पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो इस ओशियन को अंटार्कटिका भी बोलते हैं, अंटार्कटिका ओशियन। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक, इसे प्रशांत महासागर बोलते हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा, और सबसे छोटा महाद्वीप है आर्कटिक, सबसे छोटा। ठीक है, तो हम जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अयप्पा मंदिर परिसर में सबरीसम बिल्डिंग का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर अपना अयप्पा मंदिर है, जिसमें सबरीसम परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो हमारे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, ये है केरल में। ठीक है, और एक है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, ये है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और एक है बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये मंदिर है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और एक मंदिर है पुरी। ठीक है, पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, ठीक है, तो ये मेन अपने क्वेश्चन है। जो सबरीमाला मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज में रहता है ये। ठीक है, तो सबरीमाला मंदिर है केरल में, कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, बद्रीनाथ केदारनाथ ये है उत्तराखंड में। ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर है पुरी उड़ीसा में। ठीक है, पूरी जगह है वहां उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो हम जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने हाल ही में हाप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए हैं। इस प्रयोग का संबंध किस मिशन से है? तो ये है चंद्रयान से रिलेटेड। ठीक है, तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड इसरो ने हाप प्रयोग के निष्कर्ष निकाले हैं। तो हाप प्रयोग कौन से मिशन से संबंधित है? तो ये है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसरो। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, और किसने स्थापना की थी? किसने किया था? विक्रम साइंटिस्ट थे, विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसरो की स्थापना की थी। कब की थी? 1969 में। और वर्तमान में इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसरो का बेंगलोर के अंदर। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। ठीक है, और वर्तमान में हेड कौन है इनके?
इसरो के हेड, इसरो के हेड हैं वी नारायण। ठीक है, इसरो के हेड कौन है? वी नारायण। स्थापना कब हुई थी इसरो की? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में। और विक्रम मैन साइंटिस्ट कौन थे? विक्रम साराभाई। और इस वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है इसरो का? बेंगलोर में। और हेड कौन है? वी नारायण। ठीक है, जो इसरो है इसके दो स्पेस सेंटर हैं। एक स्पेस सेंटर का नाम है VSSC और दूसरे का नाम है SDSE। ठीक है, जो VSSC है इसका मतलब है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यह है त्रिवेंद्रम में, तिरुवेंद्रम। ठीक है, और जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है यह है श्री हरिकोटा। ठीक है, श्री हरिकोटा। ठीक है, तो इसरो की स्थापना 1969 में और किसने की? विक्रम साराभाई ने। हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर। वर्तमान में हेड है वी नारायण। और दो इंपॉर्टेंट इनके स्पेस सेंटर हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम और सतीश धवन स्पेस सेंटर वो है श्री हरिकोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पड़ोसी देश की फिल्म द एलिफेंट इन फोक को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है? तो वो देश है नेपाल। ठीक है, नेपाल ने द एलिफेंट इन फोक को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल है, ये तो एक फेस्टिवल है। ठीक है, इसमें फिल्मों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, कांस कहां पर है? कांस एक शहर है फ्रांस के अंदर। ठीक है, और दो टाइप के महत्वपूर्ण फिल्म ये हैं, एक को है कांस और एक है ऑस्कर। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? कांस में तो फिल्मों की प्रदर्शनी होती है, प्रदर्शनी। ठीक है, और ऑस्कर में क्या मिलते हैं? अवार्ड। ठीक है, कांस में फिल्मों की प्रदर्शनी दिखाई जाती है और ऑस्कर में क्या होते हैं? अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, और ये यूएसए के अंदर आयोजित होता है। ठीक है, अवार्ड जो ऑस्कर फिल्म अवार्ड है ये यूएसए के अंदर, और कांस कहां पर है? फ्रांस के अंदर। ठीक है, और अब की बार का जो ऑस्कर अवार्ड थे ये कौन से अवार्ड थे? 98th ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, और जो बेस्ट फिल्म थी ऑस्कर की वो थी, जो 2026 के अवार्ड थे, ये 2026 के ऑस्कर अवार्ड 98th ऑस्कर अवार्ड थे। बेस्ट फिल्म का नाम था वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, कौन और ऑस्कर समझ में आए? तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 5वां। ठीक है, सेना पर खर्च करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां। और फर्स्ट पे कौन सा देश है सेना खर्च में? तो फर्स्ट है यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, और परमाणु सबसे ज्यादा वर्ल्ड में टोटल परमाणु हथियार कितने हैं? वर्ल्ड परमाणु हथियार वो है 12,187। ठीक है,
तो जो सिप्री रिपोर्ट है, ये सिप्री रिपोर्ट किस लिए प्रकाशित की जाती है? ये इस रिपोर्ट का मेन उद्देश्य है विश्व में बढ़ते परमाणु हथियार पर शोध करना। ठीक है, तो जो सिप्री रिपोर्ट है उसमें सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। ठीक है, टोटल विश्व में परमाणु हथियार कितने हैं? 12,187। और इंडिया के पास कितने परमाणु हथियार हैं? वो हैं 190। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के यूपीआई का किस पड़ोसी देश के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ लिंकेज शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल के साथ। ठीक है, तो नेपाल के साथ यूपीआई का समझौता किया गया है उसके बैंक के साथ। ठीक है, तो हमने पीछे भी पढ़ा था। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये कब शुरुआत की गई थी इसकी? 2016 में। ठीक है, और एक है NPCI। ठीक है, ये भी इंडिया की कंपनी है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस कंपनी के नीचे ही अलग अलग कंपनियां कार्य करती हैं। ठीक है, जैसे एक तो यूपीआई ही होगी। ठीक है, एक रुपे कार्ड और एक हो गया भीम यूपीआई। ठीक है, और एक है IMPS। ठीक है, और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई रुपए की 2012 में, और यूपीआई की स्टार्ट हुआ 2016 में, और भीम यूपीआई भी स्टार्ट हुई 2016 के अंदर, और इसे IMPS या AEPS, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 2010 में। ठीक है, ये कंपनियां हैं जो पेमेंट करने के माध्यम है भारत के अंदर। तो यूपीआई की शुरुआत 2016 के अंदर, रुपे कार्ड 2012 में, भीम यूपीआई 2016 में, और IMPS और AEPS 2010 में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिकार और वन्यजीव तस्करी को रोकने के लिए देश का पहला न्यायिक एकीकृत वन्य अपराध प्रबंधन सिस्टम HAW के लॉन्च किया है? तो उसका नाम है केरला। ठीक है, केरल सरकार ने न्यायिक एकीकृत वन्य अपराध प्रबंधन सिस्टम HAW के लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्सनल कंप्यूटर को बेहतर AI अक्षमता लैस के लिए हाल ही में RTX चिप लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है वो कंपनी है एनवीडा। ठीक है, एनवीडा कंपनी ने एक AI अक्षमता लैस चिप लॉन्च की है। तो वो कौन सी कंपनी है? एनवीडा। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने एथलीटों के विकास के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ 3 साल का समझौता किया है? तो ये है जापान। ठीक है, साई एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, साई की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। उसने एथलीटों के विकास के लिए एक यूनिवर्सिटी है जापान की, उसके साथ क्या किया? समझौता किया है। ठीक है, तो साई की स्थापना कब हुई थी?
साई कब बना? साई बनाना 1984 के अंदर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और कब बना ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी? 1984 के अंदर। ठीक है, और भारत के केंद्रीय खेल मंत्रालय किसके पास है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ठीक है, ये है मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया क्या है? भारत के केंद्रीय खेल मंत्री। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एसबीआई रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? तो वो रेट है 7.7%। ठीक है, जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने एक रिसर्च करवाया है, उसमें भारत की जीडीपी कितनी दर्शाई गई है? 7.7। ठीक है, जीडीपी क्या होती है? जीडीपी का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रोस प्रोडक्ट जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी की कई बार माइंड से स्किप हो जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा वो बीच में हो गया था। ठीक है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है एक किसी भी वित्त वर्ष के अंदर, ठीक है, किसी भी समय सीमा के अंदर देश के अंदर उत्पादन किए गई वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी टाइम पीरियड, उसके अंदर कितनी सेवाएं और कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उसके मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इससे याद रखना कि जीडीपी गुड्स प्लस सर्विस। ठीक है, और 1 ईयर के अंदर। ठीक है, इससे क्या डिसाइड होती है? जीडीपी डिसाइड होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक भारत के किस शहर में प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश? ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में 5 देश हैं। पहला है ब्राजील। ठीक है, आर से रसिया, आई से इंडिया और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ठीक है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनकी जो कृषि कार्य समूह की बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इजराइल के विरुद्ध ऑपरेशन नासर नामक नया सैन्य अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो वो किया है ईरान के अंदर। ठीक है, ईरान ने ऑपरेशन नासर नामक सैन्य अभियान स्टार्ट किया है। तो कौन सा देश है? ईरान। ठीक है, तो आपको पता ही है कि पिछले दिनों से हम सुन रहे हैं कि विश्व में युद्ध चला हुआ है। ठीक है, उसमें मेन 3 देश कौन से हैं जो युद्ध में शामिल हैं? यूएसए प्लस इजराइल
ठीक है। और ये किसके साथ युद्ध है इनका? ईरान के, ठीक है। तो इन यूएसए और इजराइल ईरान के साथ युद्ध है, ठीक है। इस युद्ध के मेन रीजन क्या है? 4 रीजन है इस युद्ध के मेन रीजन। पहला रीजन है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। दूसरा रीजन है इजराइल की सुरक्षा। चौथा रीजन है सीधे सैन्य हमले, ठीक है। और 5वां रीजन है अक्षेत्रीय प्रभाव, ठीक है। 5 रीजन के कारण जो यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, उसके 4 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम चलाया हुआ है, ठीक है। इस पर अमेरिका और इजराइल का ऑब्जेक्शन है, ठीक है। वो जो ईरान कह रहा है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बना रहा हूं, लेकिन जो अमेरिका और इजराइल है उसको उस परमाणु से खतरा है, ठीक है। उससे क्यों खतरा है? क्योंकि जो पश्चिमी देशों का समूह है, जहां पर ये ईरान और इजराइल है, वहां पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, ठीक है। इजराइल सोच रहा है कि अगर ईरान के पास परमाणु हो गया तो जो मेरा प्रभुत्व है पश्चिमी देशों में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इजराइल को अपने अस्तित्व का भी खतरा है, ठीक है। और दूसरा है इजराइल की सुरक्षा, ठीक है। अमेरिका इजराइल के साथ क्यों लगा हुआ है? क्योंकि जो यूएसए और इजराइल की आपस में दोस्ती है, वो हमेशा इजराइल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ईरान परमाणु कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो इसका ऑब्जेक्शन यूएसए और इजराइल को है, ठीक है। और चौथा रीजन क्या है? सीधे सैन्य हमले। जो जब परमाणु कार्यक्रम चलाया तो यूएसए ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए, इस कारण ये युद्ध स्टार्ट हो गया। और चौथा रीजन है अक्षेत्रीय प्रभाव है कि जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी एशियाई देशों में आज इजराइल का प्रभुत्व है, ठीक है। तो वो अगर ईरान ने परमाणु बना लिया तो वो उनके आपस में प्रतिद्वंदता स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कारण से यह युद्ध चला हुआ है। तो अब आप देखते होंगे कि एक बार बार एक वर्ड सुनते हैं, स्ट्रेट हार्मुज, ठीक है। वो हार्मुज क्या है? स्ट्रेट, पहले भी पढ़ा था मैं। स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट एक है दो स्थानों के बीच के एरिया को स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर दो स्थानों के बीच के एरिया को स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे विश्व के नक्शे पे इस साइड है ईरान और इस साइड है यूएई और इस साइड है ओमान, ठीक है। और ये जो ये बीच का एरिया है ये है समुद्र, ठीक है। और जो बीच का एरिया है इसकी लंबाई है 53 किलोमीटर, ठीक है। इस 53 किलोमीटर के एरिया को क्या बोला जाता है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ठीक है। और जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, विश्व का 20% तेल और गैस का आयात, ठीक है, इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होता है, ठीक है। और इसमें से ज्यादातर प्रभाव स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर किसका है? ये प्रभाव है ईरान का, ठीक है। जब ये बंद हो जाती है तो किसी भी देश में तेल और गैस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो इन पश्चिमी देशों से तेल और गैस खरीदते हैं, ठीक है। तो ईरान और इजराइल का युद्ध है, ठीक है। तो उसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बार बार
बंद होती है, इसमें विषयों में तेल और गैस का खतरा बना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को 3,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल ने 3,000 रुपए वाली एक योजना शुरू की है, तो उसका नाम है युवा शक्ति भरोसा कार्ड। ठीक है, तो वर्तमान में वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? तो है शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, वर्तमान में सीएम कौन है वेस्ट बंगाल के, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। ठीक है, वो है AI तृणमूल कांग्रेस पार्टी की थी जो सीएम थी। ठीक है, अब वर्तमान में है शुभेंदु अधिकारी जो हैं बीजेपी के। ठीक है, बंगाल के राजनीतिक सफर के बारे में बता दूं कि जो बंगाल है 1947 में इसके दो हिस्से हो गए थे, एक बन गया था पश्चिमी बंगाल और एक बन गया था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल पर पाकिस्तान का कब्जा था और पश्चिमी बंगाल पर भारत का कब्जा था। ठीक है, तो 1947 से 1967 तक इस पर कांग्रेस का शासन रहा, पश्चिम बंगाल पर। मतलब कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल में 1947 से 1967 तक कांग्रेस की सरकार थी, और फिर 1967 से 1977 तक गठबंधन की सरकार रही। ठीक है, तो गठबंधन सरकार, ठीक है, राजनीतिक उथल पुथल थी तो गठबंधन की सरकार बनती थी। फिर 1977 से 2001 तक, ठीक है, 2011 तक, सॉरी 2011 तक, 2011 तक यहां पर किसकी थी? ये थी लेफ्ट की सरकार। फिर 2011 में किसकी सरकार बनी? 2011 में बनी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। ठीक है, ममता बनर्जी की। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में वर्तमान में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो 1947 में जब ये पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल से अलग हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। फिर 20 साल उन्होंने राज किया, 1947 से 67 तक। 67 से 10 साल तक फिर गठबंधनों की सरकार रही। 77 से स्टार्ट होकर 2011 तक लेफ्ट की सरकार वहां पर थी, और फिर 2011 से 2026 तक, ठीक है, 2011 से 26 तक ममता बनर्जी की सरकार थी। ठीक है, बंगाल का इतिहास है जो पुराने समय में पुराने टाइम पर यहाँ पर गुप्त और मौर्यों का राज्य था। ठीक है, और फिर 1204 में खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया। फिर 1576 में जो मुगल सम्राट थे अकबर, उन्होंने अपने मुगल साम्राज्य में बंगाल को मिला लिया। फिर 1757 में और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ बंगाल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आके अंग्रेजों का यह सबसे मतलब महत्वपूर्ण राज्य था, जिससे सबसे ज्यादा कमाई बंगाल से ही करते थे। फिर आगे चल के 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 के बाद 1911 में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। फिर 1947 में जाकर इसका फिर विभाजन हो गया। 1947 में पूर्वी बंगाल बन गया और एक पश्चिमी बंगाल बन गया। पूर्वी बंगाल का जो अधिकार था वो पाकिस्तान का था। फिर 1971 में बांग्लादेश एक नए राज्य के रूप में बना, जो आज के टाइम पर पूर्वी बंगाल से बदलकर 1971 में बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीन बॉर्डर के पास 1667 फीट की ऊंचाई पर भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस क्षेत्र को मिला है? तो ये है लद्दाख क्षेत्र पर। ठीक है, तो ये मॉडर्न विलेज बना है किस क्षेत्र में मिला है? ये बना है लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत और जो चीन की सीमा है उसे बोलते हैं LAC और एक है LOC। ठीक है, LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब है 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध के बाद जिस क्षेत्र पर जिन क्षेत्रों पर दोनों सेनाएं भारत की और चीन की खड़ी थी, ठीक है, वहीं से LAC डिसाइड की गई। ठीक है, जहां जहां वो खड़ी थी वहां उनको बोला गया LAC। ठीक है, और LAC की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, और LOC क्या है? LOC भारत और पाकिस्तान के बीच एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, काल्पनिक लाइन है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यह जो LOC है एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, ओनली काल्पनिक सीमाएं हैं और ये ओनली जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, एक साइड इंडिया और एक साइड पाकिस्तान। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है, उसके बॉर्डर एरिया को क्या बोला जाता है? LOC, और जिसकी लंबाई है 704 किलोमीटर। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि LOC क्या है, तो LOC एक काल्पनिक रेखा है जिससे दोनों देशों की सेनाएं, ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है, वो बताती हैं कि इस साइड का एरिया पाकिस्तान का है और दूसरी साइड का एरिया इंडिया का है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। LOC अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, और इसको LOC को असली रूप कब दिया गया? 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, 1972 में शिमला समझौता। ठीक है, इसके बाद इसको असली रूप दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भवसागर केंद्र को भारत का पहला गहरे समुद्र जीवों का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है। यह केंद्र कहाँ है? यह केंद्र है कोची के अंदर। ठीक है, तो भवसागर केंद्र, ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है कि भवसागर केंद्र कहां पर है? कोची के अंदर। ठीक है, इसे क्या कहा गया? पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार। ठीक है, कोची कहां पर है? कोची, ध्यान रखना आपको कि कोची है केरल के अंदर। ठीक है, कोची केरल के अंदर। और ये क्या है? जैसे भारत की सेनाएं हैं, आर्मी, वायुसेना और जल सेना। ठीक है, जल सेना की 3 कमांड है। ठीक है, याद रखना है, WES। ठीक है, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और साउथ कमांड। ठीक है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड। ठीक है, तो इन 3 कमांडों में से जो सदर्न कमांड है वो है कोच्चि के अंदर। ठीक है, और वेस्टर्न कमांड है मुंबई के अंदर और एक है विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, विशाखापट्टनम के अंदर। तो याद रखना है कि भारत की कितनी कमांड है? 3 कमांड है,
वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड। ठीक है। और जो कोची है, कोची की कमांड है ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WFC का काम पूरा किया है। इस WFC की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने ये बनाई, इसका मतलब है भारतीय रेलवे के पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट का मतलब है जो भी माल होता है, सामान होता है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, तो इंडिया के अंदर 2 फ्रेट कॉरिडोर बने हैं। एक का नाम है EDFC और एक है WDFC। ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, तो जो वेस्टर्न, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1506 किलोमीटर और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1337 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहां से कहां तक बना है? जो वेस्टर्न है, नवी मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई से स्टार्ट हुआ है। और जो ईस्टर्न है, नवी मुंबई से यूपी के अंदर, यूपी में एक जगह है दादरी, ठीक है, वहां तक। और ये बना है लुधियाना से सोननगर बिहार। ठीक है, और लुधियाना है पंजाब के अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि भारत में 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं फ्रेट के लिए। मालगाड़ियों की स्पेशल लाइन बिछाई गई है, जिसकी एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसकी लंबाई है 1606 किलोमीटर और इसकी 1506 किलोमीटर और इसकी है 1337 किलोमीटर। ठीक है, और यह है लुधियाना से सोनमर्ग में, और यह है नवी मुंबई से यूपी तक। ठीक है,